दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। इन डेप्थ में आज बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की और सवाल है क्या बंगाल से हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होगा या बंगाल केंद्र बनेगा हिंदू राष्ट्र के सपने को पूरा करने के लिए। और ये सवाल पैदा हुआ है पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है और जिस तरह से जीत के बाद भाषण हुए हैं, चाहे वो दिल्ली में, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो जीत के एकदम बाद, या फिर अमित शाह का हो जब बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद उनका जो भाषण है जिसमें शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी के जो बयान है या जो भाषण है, हम तीनों का अगर डिकोड करें तो हमको ये बात समझ में आती है कि आखिर बीजेपी सोच क्या रही है पश्चिम बंगाल को लेकर और पश्चिम बंगाल की जीत उसके लिए कितनी बड़ी जीत है, वो क्या करना चाहती है अब पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जीत है। देखिए, जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी 2014 में और उसके बाद ये 2026 में पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी को हराकर बीजेपी ने सत्ता हासिल की, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। और मैं तो कहता हूं कि ये मोदी सरकार 2.0 या बीजेपी सरकार 2.0 इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पहला चरण तो 2014 से 2026 तक नरेंद्र मोदी का जब प्रधानमंत्री बने और जो कुछ भी इतने सालों में हुआ, और अब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है बीजेपी के लिए, जिसको मैं बीजेपी या संघ की जो कोशिश है उसका 2.0 कह सकता हूं। क्योंकि यहां से देखिए बहुत सी नई चीजें शुरू होंगी बीजेपी में और इसका रास्ता बीजेपी बहुत क्यों डेस्परेट थी बीजेपी पश्चिम बंगाल जीतने के लिए, ये भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल या कोलकाता, अभी तक बीजेपी ने देश में जो कुछ किया वो किया, चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे सामान्य नागरिक आचार संहिता की बात हो जिस तरह से कोशिश हो रही है, और बहुत सी बातें हैं, एनआरसी है, सीए है, ये सब बातें जो सीधे राष्ट्रवाद से जुड़ती हैं, हिंदू राष्ट्रवाद से जुड़ती हैं या दूसरी चीजों से जुड़ती हैं। लेकिन 4 मई वो तारीख है जब नई चीजें शुरू होंगी। पश्चिम बंगाल क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल या कोलकाता लंबे समय तक भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। सांस्कृतिक चेतना का केंद्र कह लीजिए, बौद्धिक चेतना का केंद्र कह लीजिए, या राजनीतिक चेतना का केंद्र कह लीजिए, पश्चिम बंगाल या कोलकाता ही रहा है। 1857 के बाद जब सीधे ब्रिटिश शासन काल के अंदर में आया भारत, 1857 की क्रांति के बाद, तब से कोलकाता केंद्र रहा है पूरे शासन व्यवस्था का। लेकिन हम 1857 से लेके 1911 तक देख लें तो ये भारत का केंद्र राजधानी रही और सारी गतिविधि भारत की, चाहे औद्योगिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे साहित्यिक हो, कोलकाता ही रहा। और जो राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद की बात करती है बीजेपी या संघ, उसका उदय भी यही हुआ, उसकी जड़ें भी यही है। देखिए, जो हिंदू राष्ट्र जो कॉमन भाषा में मीडिया यूज करता है, जैसे हम जैसे लोग यूज करते हैं, या जो बीजेपी की खिलाफत करते हैं, या जो आरएसएस के विरोधी हैं, वो भी हिंदू राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बीजेपी और संघ इसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं और उसका मायने हम हिंदू राष्ट्र से लगाते हैं, और वो है भी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो बीज है या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो विचार है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, जो पितृपुरुष माने जाते हैं बीजेपी के, क्योंकि उन्होंने जनसंघ की स्थापना की, जनसंघ के बाद ये बीजेपी हुई, और उनका जो विचार है उसी विचार पर आज भी बीजेपी चलती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार पर। राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है बीजेपी का, उसकी जड़ें कोलकाता में ही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके पुरोधा रहे, और उससे पहले भी जो राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा मजबूत रहा था वो कोलकाता में रहा। लेकिन कहानी 1967 में बदली, जब वहां पर वामपंथियों का कब्जा हुआ, और उसके बाद 34 साल समझ लिए 2011 तक उस राष्ट्रवाद की भावना वहां कमजोर होती गई, बंगाली संस्कृति कमजोर होती गई, उस पर उसको जानबूझ के दबाया गया। और जो बंगाली एक मानुष का जो एक विचार होता था, वो सिर्फ बंगाल के बारे में नहीं सोचता था, पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचता था। तो ये वहां पर जो 34 साल से हुआ, उसके बाद वो पूरी भावना या सांस्कृतिक रूप से वो वहां शरण हुआ। उसके बाद 2011 में माटी मानुष का नारा लेकर ममता बनर्जी आई, लेकिन उसके बाद भी दूसरे तरीके से फिर वो वोट की राजनीति में उलझ गई और मुस्लिम तुष्टीकरण में उलझ गई, और फिर
फिर तो जो वामपंथी दलों ने किया था उससे ज्यादा आगे बढ़कर उन्होंने किया उस संस्कृति को दबाने के लिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते। तो समझ लीजिए 1977 से लेके अभी तक ये बंगाली संस्कृति के साथ लगातार अन्याय होता रहा और वो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो था, वो कहीं पीछे जाता रहा। अब बीजेपी वहां पर आई है और अपने पितृपुरुष का सपना पूरा करने की वो बात कह रही है। तो अब उम्मीद बनती है कि अब हमको ये समझना होगा कि आखिर पश्चिम बंगाल से क्या हिंदू राष्ट्र की जड़ें या तो केंद्र बनेगा, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद की जो हम बात करते हैं। लगता तो यही है। देखिए, सबसे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर भाषण पर गौर करें तो उन्होंने बार बार इस तरफ इशारा किया, बंगाली अस्मिता या जो केंद्र था, जिस तरह से सामाजिक चेतना का केंद्र भी कह लीजिए, साहित्यिक चेतना का भी केंद्र कह लीजिए, जिस तरह से वहां पर राजा राम मोहन राय ने इस सती प्रथा का अंत किया और इस खासतौर से महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ले लीजिए, उन्होंने भी सामाजिक चेतना का काम किया और वहां जो काम हुए वो पूरे देश में फैले। चाहे सती प्रथा का अंत हो, सती प्रथा जो केंद्र था राजस्थान में था, लेकिन उसका जो उसको खत्म करने की जो प्रेरणा पैदा हुई वो पश्चिम बंगाल में पैदा हुई। और ऐसे बहुत से उदाहरण है जो कलकत्ता से शुरू होकर पूरी चेतना पूरे भारत में फैली। तो ये कहीं ना कहीं भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का केंद्र पश्चिम बंगाल है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल या कोलकाता वो केंद्र है जहां से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और सनातन की चेतना पैदा होती है। हम इसमें विवेकानंद को भी शामिल कर सकते हैं, उनको नहीं भूल सकते, क्योंकि सनातन का पुनरुद्धार या हिंदुओं में फिर से विश्वास पैदा करने की जो बात है वो विवेकानंद ने की। हिंदुत्व या सनातन जो कई सालों में मुगलों के बाद और अंग्रेजों के बाद रसातल में चला गया था, उसका आत्मविश्वास फिर से जगाने की कोशिश विवेकानंद ने की और वो भी केंद्र बना कोलकाता। तो ये 4-5 उदाहरण है। तो मैं कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल और कोलकाता केंद्र रहे हमारी राष्ट्रीय चेतना का, हिंदुत्व की या सनातन की, और जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया और एक राष्ट्रवाद का पूरा कॉन्सेप्ट गढ़ा। और अब कहानी आ गई है यहाँ पर, जब उस केंद्र पर अब बीजेपी का झंडा फहरा गया है, जो प्रोधा है या जो लेके चल रही है उस विचार को, या संघ की बात कर रहे हैं या बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो हम फिर अगर तीनों के भाषणों पर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की जीत है, एक तरह से बीजेपी की जीत नहीं है, कोई ये राजनीति की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय था। और पश्चिम भारत में जो, पूर्वी भारत में जो, या पूरे भारत में जो राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश बॉर्डर पर था। तो एक तरह से ये राष्ट्रवाद को जोड़ के वहां से उन्होंने क्लियर कर दिया कि पश्चिम बंगाल कितना महत्वपूर्ण है और वहां अब क्या होने वाला है, चाहे घुसपैठ का मामला हो, चाहे सीएए का बात हो, चाहे एनआरसी की बात हो। दूसरा नंबर आता है, जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण कह लीजिए या घुसपैठ की बात की लीजिए कि वहां से एक एक घुसपैठियों को निकाला जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र से की भावना से जुड़ता है। तीसरा, शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री जिनके हाथ में बागडोर रहेगी पूरे राज्य की, उनके भाषण काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि वो थोड़े हार्ड है, वो सीधे बोलते हैं कि हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे, हिंदुओं ने हमें जिताया। हालांकि एक मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, वो सबका मुख्यमंत्री होता है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। लेकिन हाँ, आपको इशारा मिल जाता है कि किस तरह से बीजेपी वहां काम करने वाली है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे चौक चौराहों पर और पूरे समारोहों में सरकारी, जिस तरह का बीजेपी माहौल बनाने में माहिर है वो बनाया जाएगा। सबसे पहले जो विभूतियां हैं पश्चिम बंगाल की, जिनको भुला दिया गया, देखिए जनगण मन भी वहीं से निकला और राष्ट्रगीत भी वहीं से निकला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जनगण मन पश्चिम बंगाल चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से राष्ट्रीय गान को अनिवार्य किया क्या पूरे देश में हर सरकारी कार्यक्रम में, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस दिशा में बढ़ने वाली है। राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रगीत, वहीं से पैदा हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रगीत हो चाहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का राष्ट्रगान हो। तो अब ये विभूतियां आपको, इनकी खूब चर्चा सुनाई देगी, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, चाहे विवेकानंद हो,
चाहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, इन विभूतियों को भरपूर याद किया जाएगा और बंगालियों को उस वैभव को याद दिलाया जाएगा जो उनका पुराना वैभव रहा है। खासतौर से 1857 से लेकर 1911 तक जो केंद्र रहा वो देश का सभी तरीके से सांस्कृतिक, औद्योगिक, राष्ट्रीय तौर पर जो केंद्र रहा उसकी याद दिलाई जाएगी उस पुराने वैभव की, और राष्ट्रवाद का केंद्र बनकर वो पूरे देश में वहां से चेतना फैलाने की कोशिश बीजेपी करेगी। और इसके पीछे 2029 का भी एजेंडा सेट होगा, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अब उसको 2029 में कोई रोकने वाला नहीं है, जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी के पैर उखाड़े हैं पश्चिम बंगाल में। तो आने वाले दिन काफी दिलचस्प होंगे। बंगाली गुजराती संस्कृति के बाद बंगाली संस्कृति का खूब बोलबाला होगा देश में, काफी चीजें याद दिलाई जाएंगी। हमार सोनार बांग्ला जैसे गीत गूंजेंगे, और जिस तरह से बंगालियों का योगदान राष्ट्रीय विकास में रहा है, व्यापार हो, चाहे साहित्यिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, तो उसका बोलबाला खूब दिखेगा आपको। आने वाले दिनों में कोलकाता एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनने वाला है, इसकी ये कहा जा सकता है पूरी तरह से, और उसके पीछे काम भी शुरू हो गया है। तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल, हमार सोनार जैसी चीजें काफी आपको सुनाई देंगी, और एक बड़ा बीजेपी का केंद्र होगा। और इसमें मैं पश्चिम बंगाल के साथ आसाम को भी जोड़ता हूँ। आसाम में जिस तरह से बीजेपी जीती है, क्योंकि कभी पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था आसाम, चाहे पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, बिहार हो, और यहाँ नीचे उड़ीसा हो, ये एक अंग, बंग और कलिंग का जो नारा दिया गया था, वो सारी जगह पे अब बीजेपी की सरकारें हैं। तो ये पूर्वी भारत में बीजेपी काफी मजबूत हुई है, और एक नए सिरे से हिंदू राष्ट्र का नारा या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा यहाँ से उठेगा। और पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है, वहां भी काफी गतिविधियां होंगी। बांग्लादेश में भी लोग समझे हैं कि हुआ क्या है, तो वहां भी आपको तो बॉर्डर के इस तरफ और बॉर्डर के उस तरफ, दोनों तरफ आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।